दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है अपनी कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए, ये हमने पिछले कुछ दशकों में बहुत क्लियरली देखा। आप में से कई लोग को पता ही होगा कि कोई भी कंपनी है जब चाइना में जाती है अपने ऑपरेशंस चलाने, तो उनको कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स का सामना करना पड़ता है। कई बार सोशल मीडिया कंपनी जो है वो तो स्ट्रेट अवे बैन हो ही जाती है, लेकिन कई कंपनीज चाइनीज कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करती है, ग्रो होती है। ग्रो होने के बाद में उनकी कोई कॉपी कैट काउंटर कंपनी बनती है और ओरिजिनल कंपनी बैन हो जाती है और चाइनीज मार्केट चाइनीज कंपनी कैप्चर करती है। इसके अलावा ब्लेटेंट कॉर्पोरेट लॉ का वायलेशन, इन जैसी चीजें भी आपको चाइना में देखने मिलती है। लेकिन ये सिनेरियो में जब चाइनीज कंपनीज दुनिया भर में बाहर जा रही थी, तो उनके कंपनीज पर कभी भी कोई स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होते हुए नजर नहीं आई। वो खुला बिजनेस करती थी पूरे दुनिया के अंदर। रिसेंटली कुछ देशों ने हुआवे जैसे कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स लगाए, लेकिन अभी तक कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा कांड हुआ नहीं था। लेकिन भारत अब उन कुछ यूनिक और बड़े देशों में से बन गया है जो चाइनीज कंपनीज की जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है वो ग्लोबल लेवल पे कोई और देश कर नहीं पाया। जबरदस्ती उन कंपनीज को अपनी ओनरशिप बेचने को लगा रहा है और उनको सीधी सीधी एक स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत में अगर धंधा करना है तो भारत के नियमों में चलना पड़ेगा और होशियारी जो वो दूसरे देशों में करते हैं वो भारत में नहीं चलेगी। क्या कर रहा है भारतीय गवर्नमेंट, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों आप तब जानते हो कि हमारे जब बॉर्डर क्लैशेस हुए चाइनीज के साथ कोविड के टाइम पे, तो उसके बाद में हमने मोर देन 100 एप्स बैन की, हमने रिलेशंस जो है वो थोड़े डिफिकल्ट बना लिए। लेकिन इसके सिमिलर दौरान जो है भारतीय सरकार ने 2020 अप्रैल में एक प्रेस नोट 3 जारी की और बेसिकली ये नोट इस तरीके की थी कि एक डायरेक्टिव दिया जा रहा था, एक मैंडेट था कि कोई भी इन्वेस्ट भारत से लैंड बॉर्डर रखने वाली कंपनी से आएगी इंक्लूडिंग चाइना, तो उसको प्रायर सरकारी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे गवर्नमेंट सीधे सीधे इनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप जानते हो भारतीय स्टॉक मार्केट जब गिर गया था कोविड के टाइम पे, तो चाइनीज कंपनीज फटाफट शेयर उठा भी रही थी भारतीय कंपनीज के। लेकिन यहाँ पर ये नोट रिलीज होने के बाद में शुरू होता है वो सिलसिला जब भारत चाइनीज कंपनीज जैसे दूसरी कंपनीज को ट्रीटमेंट देती है वैसा ट्रीटमेंट देना शुरू करती है। इसके बाद में एक सब्सिक्वेंट प्रेस नोट 3 आगे भी निकलती है जहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई चाइनीज कंपनीज सेंसिटिव सेक्टर्स में अगर भारत में आगे बिजनेस करना चाहती है तो उसको किसी भारतीय कंपनी को एज पार्टनर बना के 51% स्टेक उनको देना पड़ेगा, यानी कि पूरा मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग इंडियन कंपनी के पास रहेगा और उसके बाद ही वो भारत में बिजनेस चला सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कंट्रोल भारतीय कंपनी के पास में होना चाहिए और अगर माइनॉरिटी स्टेक हो भी किसी नॉन सेंसिटिव पहले किए गए एग्रीमेंट के अंदर तो भी ये कंट्रोल होना चाहिए और जो फाइनल से होगा वो भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स पर भारतीय कंपनी का होगा। पॉलिसी में ये भी कहा गया कि जो प्राइमरी शेयर होल्डर्स है उनको बिजनेस डिसीजंस, मैनेजमेंट डिसीजंस और ऑपरेशनल डिसीजंस में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। और जब स्टार्टिंग में ये पॉलिसी आई थी तब मेनली कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स वाली इंडस्ट्री जो थी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ इन एरियाज में टारगेट किया गया था चाइनीज कंपनीज को कि अगर इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो तभी आपको ये सारे नियम कानून पालने पड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब ये पॉलिसी एक्सटेंड होते होते इतनी टाइट हो गई है कि कोई भी बड़ी चाइनीज कंपनी भारतीय कंपनी के साथ में टाई अप किए बिना भारत में काम कर ही नहीं सकती। और अब ये एक्सटेंड होना शुरू हो गया है ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सेक्टर्स में भी। एमजी मोटर जिसे सब लोग कहते ही है कि एक चाइनीज कंपनी है, इसके आज के डेट में मेजर स्टेक्स अराउंड 51% जो है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा लेड एक कंसोर्टियम के पास में, यानी जेएसडब्ल्यू अकेले 51% ओन नहीं करता, एक ग्रुप है भारतीय कंपनी का जिसमें जेएसडब्ल्यू मेजर ओनर है, वो टोटल 58% स्टेक ओन करते हैं एमजी मोटर इंडिया नाम की कंपनी में। और इसका जैसे एसएआईसी जो चाइनीज पेरेंट कंपनी है उनके पास में माइनॉरिटी स्टेक रह जाता है। रिसेंटली हमने देखा कि हायर ग्रुप जो आप जानते होंगे एसीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन टाइप चीजें बनाते हैं, ये भी अपने शेयर को डाइल्यूट करने के लिए इंडियन पार्टनर्स देख रही थी क्योंकि इनको भारत में ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई कंपनी ढूंढने की जरूरत थी। फिर से जेएसडब्ल्यू ग्रुप यहाँ पे सामने आ रही है, लेकिन ये जो डील है ये भी फाइनल होना बाकी है। इसके अलावा वीवो जो आप जानते हो भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स बेचता है, जिनके कुछ सब ब्रांड्स भी है, ये भी अभी अपने मेजोरिटी स्टेक को किसी इंडियन कंपनी के साथ में ऑफलोड करने के प्रोसेस में है
और यहाँ पर टाटा ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक्स विंग बन रही है जो कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काम करती है, उनके साथ में डिस्कशंस चल रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में वीवो की आधी से ज्यादा ओनरशिप टाटा ग्रुप के पास में हो और ये सेम चीज बार बार हमें जितनी भी बड़ी चाइनीज कंपनीज है उनके अंदर नजर आएगा। अब ये पॉलिसी दो तरीके से हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। पहली बात तो चाइनीज कंपनीज ऑब्वियसली आप जानते हो दुनिया भर में जाके चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, वहाँ के मार्केट को कैप्चर कर लेना हो अपने प्रोडक्ट्स के साथ में, या फिर वहाँ के लोकल बिजनेस को खत्म करना हो, ये चीजें डायरेक्टली कर ही नहीं पाएगी। दूसरा ये कि इंडियन कंपनीज मानो या ना मानो और आप जो भी चीजें कहना चाहते हो वो कह सकते हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंफीरियर है चाइनीज कंपनी से। हमारे पास में आज भी एक भी ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो चाइनीज कंपनीज को कॉम्पीट कर पाए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इन जैसी चीजों के अंदर। चाइनीज कंपनीज का पार्टनरशिप और मेजोरिटी स्टेक भारत में होने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने की वजह से हमारे यहाँ पे भी जो पर्सनल है वो स्किल्ड बनेंगे। हमारे इंजीनियर्स जो है उनको चीजें सीखने मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे नई कंपनीज के कंपटीशन में एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा नई कंपनीज हमें खुलते हुए नजर आएगी। यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स भी इसके इफेक्ट होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर एमजी मोटर इंडिया में ही बननी है तो उसके कई सारे पार्ट्स जो है वो इंडिया में ही बनना शुरू होंगे, जिसकी वजह से इंडियन सप्लायर्स को फायदा मिलेगा। ऑटोमोबाइल तो फिर भी एक डेवलप्ड सेक्टर है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक डेवलपिंग सेक्टर है और ऐसे एग्रीमेंट्स इस चीज को बूस्ट देंगे रादर देन एक्सपोर्ट और डंप तरीके से जो चाइना काम करता है उससे। मेन यहाँ पे लोकल जॉब क्रिएशन ज्यादा बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपनी अगर इंडियन है तो वो इंडियन कंपनी ही है और उसके मेजर ऑपरेशंस जो है वो इंडिया में ही होंगे। और आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हो सकता है अगर भारत इस तरीके से अग्रेसिव रहता है और 15-20 साल में ये पार्टनरशिप्स हमें जो है कहीं ना कहीं पे हमारी एक रेजिलिएंट इंडस्ट्री डेवलप करने में मदद करती है, तो हम भी जिस तरीके से चाइनीज कंपनीज दूसरे कंपनीज को ट्रीट करती है वैसे कुछ कर पाए। लेकिन एक बात सच यहाँ पर ये भी है कि हम सीधे सीधे चाइनीज कंपनीज को बैन नहीं कर सकते जैसे चाइना कर सकती है, क्योंकि बात ये सच है जैसे मैंने पहली बार कहा कि टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में हम काफी इंफीरियर है और उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन कम से कम एक स्ट्रेंथ का प्रतीक ये आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज को ये एक क्लियर मैसेज दे रही है कि 1.5 बिलियन के आबादी वाले मार्केट में अगर बिजनेस करना है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट अब बनने वाला है, तो वहां पर आपको इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के साथ में खेलना पड़ेगा। आप छोटे कंट्रीज को जिस तरीके से ट्रीट करते हो वैसा ट्रीटमेंट यहाँ नहीं मिल सकता। तो आपको क्या लगता है इन डिसीजंस के बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करना मेरे चैनल पे, और मिलेंगे अगले वीडियो में।